रश्मि एक बहुत ही सुलझी हुई और मेहनती महिला थी। उसके पति प्रकाश जी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपने इकलौते बेटे सुमित को विदेश में पढ़ाया। सुमित वापस आया। उसकी शादी एक अमीर घराने की लड़की ईसा से हुई। शादी के कुछ समय बाद ही ईसा का असली रूप सामने आने लगा। उसे अपने सास ससुर का सादा जीवन पसंद नहीं आता था। एक दिन नाश्ते की मेज पर ईसा ने प्रकाश जी से कहा, पापा जी, आपके ये पुराने ख्यालात और ये घर अब मुझे छोटा लगने लगा है। सुमित और मैं एक नए पेंट हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं। आप दोनों यहीं रहिए। वैसे भी आपको पुरानी चीज़ों से बहुत मोह है। प्रकाश जी और रश्मि चुप रह गए। सुमित ने भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया। वे दोनों चले गए और साल में एक बार भी अपने माता पिता की सुध लेने नहीं आए। प्रकाश जी रिटायर हो गए, लेकिन ईशा और सुमित ने कभी उनकी आर्थिक मदद की पेशकश तक नहीं की। रश्मि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खाली पड़े घर के एक हिस्से में होम स्टे और टिफिन सर्विस शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसका काम पूरे शहर में मशहूर हो गया। उसने न केवल अपना घर संभाला बल्कि एक नया फ्लैट भी खरीदा। 5 साल बीत गए। सुमित और ईशा ने अपनी शानो शौकत के चक्कर में बहुत सारा कर्ज ले लिया था। ईशा के घमंड और सुमित की लापरवाही की वजह से उनकी कंपनी डूब गई। जिस बैंक से उन्होंने कर्ज लिया था उसने उनका आलीशान पेंट हाउस कुर्क कर लिया। एक शाम सुमित और ईशा फटे हाल और उदास मन से अपने पुराने घर के दरवाजे पर खड़े थे। रश्मि ने दरवाज़ा खोला। सुमित रोते हुए बोला, माँ, हमें माफ़ कर दो। हमारे पास रहने की जगह नहीं है। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? रश्मि ने उन्हें अंदर तो बुलाया, लेकिन उनके चेहरे पर वो पुरानी ममता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने कड़े शब्दों में कहा, सुमित, यह घर अब सिर्फ एक घर नहीं है, यह मेरा बिजनेस सेंटर है। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मुफ्त में नहीं। ईसा तुम्हें यहाँ खाना बनाने और साफ सफाई में मेरी मदद करनी होगी। इसके बदले तुम्हें रहने की जगह मिलेगी। और सुमित, तुम्हें टिफ़िन डिलीवरी का काम संभालना होगा। ईशा ने चिल्लाकर कहा, मैं तो एक बिजनेस टाइकून की बेटी हूँ। मैं सफाई और डिलीवरी का काम कैसे करूँगी? रश्मि ने शांत होकर जवाब दिया, तुमने ही तो कहा था कि समय और ख्यालात बदल जाते हैं। आज मेरा समय है। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम अपने मायके जा सकती हो। रश्मि की कड़क आवाज़ सुनकर सुमित और ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशा, जो कभी अपने मायके के रुतबे के घमंड में हवा में उड़ती थी, आज सिर झुकाए खड़ी थी। भूख और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। अगले ही दिन रश्मि ने अपनी शर्त लगा दी। सुबह के 5 बजे थे जब रश्मि ने ईशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। ईशा, उठो, रसोई में 50 लोगों का नाश्ता तैयार करना है। सब्जियां कट चुकी हैं, तुम्हें अब रोटी बेलनी है। ईशा की आंखों में नींद और मन में भारी गुस्सा था, लेकिन सामने खड़ी सास की आंखों में वो दृढ़ता थी
जिसे वो चुनौती नहीं दे सकती थी। ईशा को रसोई में पसीना बहाना पड़ा। उसके कोमल हाथ, जो कभी सिर्फ शॉपिंग बैग उठाते थे, आज बेलन चलाते चलाते लाल हो गए थे। उधर सुमित को साइकिल पर टिफिन लादकर घर घर पहुंचाने का काम मिला। जो सुमित कभी बड़ी कारों में घूमता था, आज गली गली पसीना बहा रहा है। लोग उसे डिलीवरी बॉय कहकर पुकारते तो उसका दिल छलनी हो जाता, लेकिन उसे अपने पिता प्रकाश जी की वो साइकिल याद आती जिस पर ढोकर उन्होंने उसे बड़ा किया था। करीब 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन ईशा के पिता रिटायर्ड जज साहब अपनी बड़ी गाड़ी से वहां पहुंचे। अपनी बेटी को रसोई में पसीने से लथपथ और साधारण कपड़ों में काम करते देख वो दंग रह गए। उन्होंने गुस्से में रश्मि से कहा, यह क्या तमाशा है? मेरी बेटी कोई नौकरानी नहीं है। आप लोग इससे घर का काम कैसे करवा सकते हैं? रश्मि ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, जज साहब, यह तमाशा नहीं, जीवन की पाठशाला है। जब आपकी बेटी इस घर में बहू बनकर आई थी, तब मैंने इसे सिर पर बिठाया था, लेकिन इसने हमें भिखारी समझा। आज यह यहाँ अपनी मेहनत की रोटी खा रही है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन याद रहे, आपके पास सिर्फ पैसा है, संस्कार नहीं। ईशा के पिता चुप हो गए। ईशा भी अपने पिता के साथ जाने के बजाय वहीं रुक गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके पिता का पैसा भी उसे वो चैन नहीं दे पाया जो मेहनत की इस रोटी में था। 6 महीने बीतते बीतते सुमित और ईशा पूरी तरह बदल गए। उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। एक रात जब काम खत्म हुआ तो सुमित और ईशा ने रश्मि और प्रकाश जी के पैर छुए। सुमित रोते हुए बोला, पिताजी, माँ हमें माफ़ कर दीजिए। हमें लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि असली दौलत तो आप दोनों का आशीर्वाद और खुद की मेहनत है। प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, हमने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए यह सब किया था। अब तुम दोनों इस घर के लायक बन गए हो। जब प्रकाश जी ने सुमित और ईशा को गले लगाया तो रश्मि जी ने कमरे की अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला। उन्होंने वह लिफाफा सुमित के हाथों में थमा दिया। सुमित ने कांपते हाथों से उसे खोला तो उसमें घर के कागजात थे। रश्मि ने कहा, सुमित, यह घर हमेशा से तुम्हारे और ईशा के नाम था। जिस दिन तुम घर छोड़कर गए थे उसी दिन हमने वसीयत बनवा दी थी, लेकिन हमने तुम्हें यह कभी बताया नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि तुम इस घर की कीमत दीवारों से नहीं, अपनी मेहनत से समझो। यह सुनकर ईशा की आंखों से फूट फूट कर आंसू निकलने लगे। जिस घर को उसने छोटा और बेकार कहकर ठुकरा दिया था, उसी घर उसके सास ससुर ने उसके भविष्य के लिए सहेज कर रखा था। ईशा अब केवल एक काम करने वाली बहू नहीं रही थी, बल्कि उसने रश्मि जी के साथ मिलकर अपनी सूझबूझ से उस टिफ़िन सर्विस को एक बड़े केटरिंग बिजनेस में बदल दिया।
उसने अपने उन रसूखदार दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया जिनके सामने वह कभी अपने सास ससुर को दिखाने में शर्माती थी। आज ईसा गर्व से सबको बताती, मिलिए, ये मेरी प्रेरणा है, मेरी माँ और मेरे पिताजी। आज मैं जो भी हूँ इनकी मेहनत और अनुशासन की वजह से हूँ। एक दिन शहर के उसी वृद्धाश्रम के मैनेजर का फ़ोन आया जहाँ गोमती जी और आनंद जी रह रहे थे। रश्मि जी और सुमित वहाँ गए। उन्होंने देखा कि कई बुजुर्ग वहाँ अपनों के इंतजार में बैठे थे। सुमित ने वहीं एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने नए बिजनेस के मुनाफे का 25% हिस्सा उस वृद्धाश्रम को दान करने और वहाँ रहने वाले बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देने का संकल्प लिया। उसने दुनिया को दिखाया कि अगर एक बेटा चाहे तो वह अपने माता पिता के अपमान का कलंक धोकर सेवा का उदाहरण पेश कर सकता है। आज वही घर जिसे ईसा कभी छोड़ना चाहती थी खुशियों से चहक रहा था। घर के बाहर अब एक नई नेम प्लेट लगी थी, आशीर्वाद निवास। प्रकाश जी अब आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते और रश्मि जी रसोई में ईशा को नई रेसिपी सिखाते। सुमित अब अपनी गाड़ी में टिफिन नहीं बल्कि उन बुजुर्गों की दुआएं लेकर घर लौटता। सुमित और ईसा ने मिलकर अपने घर के एक बड़े हिस्से को संस्कार केंद्र में बदल दिया। यहाँ वे केवल व्यापार नहीं करते थे बल्कि उन युवाओं को बुलाते थे जो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते थे। ईशा खुद अपनी कहानी सुनाती और बताती कि कैसे उसके घमंड ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था और कैसे उसकी सास के स्वाभिमान ने उसे एक नया जीवन दिया। ईसा अक्सर कहती, मैंने जज की बेटी बनकर कानून तो बहुत देखे थे लेकिन कुदरत का कानून मुझे मेरी सास ने सिखाया। इसी बीच शहर में एक खबर फैली, प्रीति और उसका पति आर्थिक तंगी में फंस गए थे। जैसा कि आनंद जी ने कहा था, घर खाली करने के नोटिस के बाद उन्हें वहां से निकलना पड़ा। जिस पिता के घमंड में प्रीति चूर थी, उनके रिटायर्ड होने के बाद और कुछ गलत निवेशों की वजह से उनकी संपत्ति भी हाथ से निकल गई। एक दिन प्रीति और उसका पति काम की तलाश में सुमित और ईसा के केटरिंग सेंटर पर पहुंचे। वे नहीं जानते थे कि यह घर उन्हीं बुजुर्गों के बच्चों का है जिन्हें उन्होंने कभी नीचा दिखाया था। जब ईसा ने प्रीति को देखा तो उसे अपना पुराना चेहरा याद आ गया। प्रीति आज भी वही घमंडी लहजा अपनाना चाहती थी लेकिन उसकी फटी हाल स्थिति उसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। रश्मि जी बाहर आई। प्रीति ने जब उन्हें देखा तो उसे लगा कि अब उसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, लेकिन रश्मि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, कर्मों का फल सबको यही मिलता है। तुमने अपनों को ठुकराया इसलिए आज दुनिया तुम्हें ठुकरा रही है। ईसा ने आगे बढ़कर प्रीति का हाथ पकड़ा और कहा, हम तुम्हें काम तो दे सकते हैं लेकिन पहले तुम्हें अपने सास ससुर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। जब तक वे तुम्हें हृदय से क्षमा नहीं करते तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो।
कहानी का अंत तब हुआ जब पूरा परिवार सुमित, ईशा, रश्मि और यहाँ तक कि प्रीति और उसका पति उस वृद्धा आश्रम पहुँचे जहाँ गोमती जी और आनंद जी रह रहे थे। प्रीति अपनी सास गोमती जी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोई। गोमती जी जो ममता की मूरत थी, उन्होंने उसे उठाकर गले लगा लिया। आनंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घर कभी ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि एक दूसरे के सम्मान से बनता है। गोमती जी और आनंद जी के वापस अपने घर आने के बाद उस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहाँ दो परिवार एक साथ रहते थे। एक वो जिन्होंने गलती करके सुधार किया था, सुमित और ईशा, और दूसरे वो जिन्होंने अपनी सजा भुगत कर माफ़ी मांगी थी। प्रीति के लिए यह बदलाव आसान नहीं था। उसे रोज़ अपनी उन कड़वी बातों की याद आती जो उसने अपनी सास गोमती जी को कही थी। एक सुबह जब गोमती जी रसोई में चाय बना रही थी, प्रीति उनके पास गई और बिना कुछ कहे उनके हाथ से केतली ले ली। गोमती जी ने धीमे से कहा, बहू, तुम यह क्यों कर रही हो? तुम तो जज की बेटी हो, तुम्हें तो इन सब कामों की आदत नहीं थी। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ जी, जज की बेटी होना मेरी पहचान थी, लेकिन आपकी बहू होना मेरा भाग्य है। मैंने जो आपके साथ किया उसके लिए शायद पूरी उम्र की सेवा भी कम पड़ेगी। गोमती जी ने मुस्कुराकर प्रीति के सिर पर हाथ रखा। उस दिन उस घर से सास और बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया और माँ और बेटी का रिश्ता जन्म ले चुका था। आनंद जी, जो कभी लाठी के सहारे चलते थे, अब आत्मबल से भरपूर थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों और सुमित के साथ मिलकर एक सीनियर सिटीजन स्किल सेंटर खोला। उनका मानना था कि बुजुर्गों को केवल रोटी और छत की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें काम और सम्मान की जरूरत होती है। उस सेंटर में शहर के वे बुजुर्ग आने लगे जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। कोई वहाँ लकड़ी का काम सिखाता, कोई बच्चों को गणित पढ़ाता, तो कोई बागवानी करता। आनंद जी ने साबित कर दिया कि रिटायरमेंट का मतलब जीवन का अंत नहीं, बल्कि अनुभव का नया विस्तार है। कुछ सालों बाद प्रीति का अपना बेटा बड़ा हुआ। एक दिन प्रीति ने देखा कि उसका बेटा अपने दादा दादी के पैर दबा रहा है और उनकी हर छोटी बात का ख्याल रख रहा है। यह देखकर प्रीति के मन को जो सुकून मिला वह किसी दौलत से बढ़कर था। उसने रश्मि जी से कहा, दादी, अगर आपने और माँ जी ने उस दिन मुझे कड़ा सबक ना सिखाया होता तो आज मेरा बेटा भी मेरे साथ वही कर रहा होता जो मैंने अपने सास ससुर के साथ किया था। रश्मि जी ने उत्तर दिया, संस्कार बोए जाते हैं प्रीति, खरीदे नहीं जाते। हमने जो बीज बोया आज वही फसल काट रहे हैं। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, आनंद जी ने सबको अपने पास बुलाया। उन्होंने एक पुराना दस्तावेज निकाला और सुमित और प्रीति के पति को सौंपते हुए कहा, बेटों, यह
इस घर और मेरी सारी जमा पूंजी की असली वसीयत है। उस समय जब मैंने तुम्हें घर खाली करने का नोटिस दिया था, तब मेरा मकसद तुमसे बदला लेना नहीं, बल्कि तुम्हें यह समझाना था कि बिना मेहनत और संस्कारों के संपत्ति केवल अहंकार पैदा करती है। आनंद जी ने आगे कहा, आज मेरी सारी संपत्ति, मेरा बिजनेस और यह घर तुम दोनों के नाम है, लेकिन एक शर्त के साथ। जिस दिन तुम्हारे मन में फिर से अहंकार आए या तुम किसी बुजुर्ग का अपमान करो, यह संपत्ति अपने आप उस ट्रस्ट को चली जाएगी जो हमने वृद्धाश्रम के लिए बनाया है। दोनों बेटों ने अपने पिता के पैर छुए और वादा किया कि वे इस आशीर्वाद को कभी कलंकित नहीं होने देंगे। प्रीति जो कभी महलों के सपने देखती थी, अब साधारण सूती साड़ी में थी सबसे सुंदर दिखती थी, क्योंकि उसके चेहरे पर सेवा का तेज था। उसने अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए शहर के सरकारी अस्पताल में लावारिस बुजुर्गों की सेवा करना शुरू कर दिया। लोग उसे सेवा वाली बिटिया के नाम से जानने लगे। जज साहब भी अब अपनी बेटी के पास ही रहते थे। उन्होंने एक दिन रश्मि जी से कहा, मैंने कानून की किताबों से न्याय करना सीखा था, लेकिन आपने अपने आचरण से सच्चा न्याय कर दिखाया। आपने मेरी बेटी को सुधार कर मुझ पर सबसे बड़ा उपकार किया है। कुछ समय बाद एक ठंडी सुबह गोमती जी और आनंद जी ने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। वे दुनिया से गए, लेकिन एक ऐसा परिवार पीछे छोड़ गए जो प्यार की डोर से बंधा था। उनके अंतिम संस्कार में पूरा शहर उमड़ पड़ा था, क्योंकि वे सिर्फ दो बुजुर्ग नहीं, बल्कि शहर के हर अनाथ और बेसहारा के लिए माता पिता बन चुके थे। घर की नेम प्लेट पर अब एक नया वाक्य लिखा था, यहाँ केवल इंसान रहते हैं, कर्मों का हिसाब ईश्वर करता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।